नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। केंद्र ने विशाखापत्तनम गैस लीक से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने हादसे को देखते हुए परामर्श जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 24 घंटे में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं। संयुक्त अरब अमारात से 360 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की 2 उड़ानें भारत पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संगरोध के लिए निजी होटलों, लॉज और सर्विस अपार्टमेंट में ठहरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 2 लाख प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों को 200 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से वापस लाया गया। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम गैस लीक हादसे में मृतकों की संख्या 11 हो गई है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशाखापत्तनम गैस लीक से उत्पन्न स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बातचीत की और केंद्र की ओर से हर आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल थे। विशाखापत्तनम गैस लीक हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। कल तड़के विशाखापत्तनम के निकट आर वेंकटपुरा गांव में पॉलीमर संयंत्र में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ और तेजी से 5 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। इससे सैकड़ों लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और खराश की शिकायत हुई। प्रभावित लोगों में बच्चों की संख्या अधिक है। 246 लोगों का किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वेंकटपुरम गांव के लगभग 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी गृह, पर्यावरण, पेट्रो रसायन, फार्मास्यूटिकल और सूचना और प्रसारण मंत्रालयों के सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ के महानिदेशकों के साथ स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि विशाखापत्तनम में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और आणविक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। CBRN teams of NDRF are deployed very quickly to support the local government as well as the state government. They have assisted with the evacuation of communities in the immediate vicinity. The central government is mobilizing specialized CBRN teams from Pune, where we have the core capacity on CBRN of NDRF located. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और इसके प्रकोप को रोकने के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संक्रमण रोकने, बचाव करने और इलाज करने की पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने को रोका जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रवासी मजदूरों के गृह राज्य में पहुंचने पर कहा कि राज्यों को उनकी जांच करने, संगरोध करने और इलाज की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सुझाव दिया कि कंटेनमेंट जोन में निगरानी दलों के अलावा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की भी पहचान की जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल और ओडिशा। उन्होंने कहा कि दमन और दीव, नागालैंड और लक्षद्वीप से अभी तक एक व्यक्ति के संक्रमित होने की खबर नहीं है। देश में कोरोना वायरस से 52,952 लोग संक्रमित हुए हैं।
15,266 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और मृत्यु दर 3.3% है। देश में स्वस्थ होने की दर 28.83% है। उन्होंने कहा कि जांच क्षमता बढ़ाई गई है और प्रतिदिन 95,000 नमूनों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक 13,57,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। पिछले 7 दिन में 180 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जो प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थान लौटना चाहते हैं, उन्हें अब चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला अस्पतालों के बाहर लगी लंबी कतारों से बचने के लिए किया गया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि धारावी जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु मुंबई में संस्थागत क्वारंटाइन सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आक्रामक कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई में महालक्ष्मी रेसकोर्स, बीकेसी और गोरेगांव में 2,000 अतिरिक्त बेड बनाए जा रहे हैं। वहीं राज्य में फंसे हुए मजदूरों की अब निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जो अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अपने घर लौटने के लिए बेकरार इन मजदूरों को देखते हुए सरकार अधिक संख्या में बसों को तैनात करने के लिए भी तैयार है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 448 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या 5,980 हो गई है। 1,931 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 66 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से संक्रमित 1,439 लोगों का उपचार हो रहा है, जबकि 1,889 लोगों का इलाज हो चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। इस बीच राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य शुरू होने से लोगों को भारी राहत मिली है और उन्हें वित्तीय सहयोग भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से कल 92 नए व्यक्ति संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में अभी तक 1,548 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में 296 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मरे हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से मारे गए लोगों की संख्या 79 हो गई है। 7 राज्यों से 28,427 कामगारों और विद्यार्थियों को लेकर 24 विशेष रेलगाड़ियां कल बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाहर से आए लगभग 1 लाख श्रमिकों को विभिन्न संगरोध केंद्रों में रखा गया है। गुजरात से सबसे ज्यादा 60 ट्रेनें गया, कटिहार, बेतिया और पूर्णिया समेत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पहुंची। महाराष्ट्र से 6 और तेलंगाना से 5 ट्रेनें आई हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर विशेष रेलगाड़ी मोतिहारी और बिहार शरीफ पहुंची। वहीं उदयपुर से प्रवासी मजदूर हाजीपुर आए हैं। राज्य सरकार प्रवासी कामगारों का कौशल सर्वेक्षण करा रही है ताकि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। मनरेगा समेत विभिन्न योजनाओं में अब तक 1,34,00,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी उपचार के बाद कोरोना संक्रमण के 4 मरीज ठीक हो गए। कोरोना संक्रमण के उपचार की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्र ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत करते हुए इन मरीजों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी उपचार से कोरोना संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस बीच ग्वालियर पुलिस ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को प्रोत्साहन देने और बिना मास्क पहने घूमने वालों को सबक सिखाने की पहल की है। पुलिस बिना मास्क पहने गाड़ी चलाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगा रही है, लेकिन बदले में वे उन्हें 10 मास्क दे भी रही है। ग्वालियर एसपी नवनीत भसीन ने आकाशवाणी से कहा कि आम लोग भी इस योजना का समर्थन कर रहे हैं।
हमारा मेन पर्पज मास्क लगवाने का है और अगर हम बदले में लोगों को मास्क देते हैं तो उसका चलन क्या बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए कुछ स्वयं सहायता समूह ने भी मास्क निर्मित किए थे। दोनों चीजें एक तरह जुड़ गई, उनके मास्क का विक्रय हो गया और जनता तक मास्क की पहुंच बढ़ गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि ग्वालियर के स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने अब तक 2 लाख मास्क तैयार किए हैं। मास्क बनाने से न सिर्फ कोरोना की लड़ाई में मदद कर रही है बल्कि उनकी स्वयं की भी आमदनी इससे अच्छी हो रही है। एक महिला लगभग 200 से 250 रुपए प्रतिदिन कमा भी रही है। चालान के बदले मास्क प्रदान करने की पहल करने वाला ग्वालियर संभवतः प्रदेश और देश का पहला शहर है। इस कदम से जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं आम लोगों को अपना और अपनों का जीवन बचाने का पाठ। ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल कोविड-19 के 388 और मरीजों का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल कोरोना से 29 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 425 हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,991 हो गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुराने अहमदाबाद में स्थित 100 से अधिक आवासीय सोसाइटी के अध्यक्षों के साथ बातचीत की और उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने का अनुरोध किया। अहमदाबाद शहर प्रशासन ने लगभग 60 होटलों को कोविड केयर सेंटरों में बदल दिया है एवं 8 और निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में घोषित किया है। सूरत नगर निगम ने भी सब्जियां और फलों की दुकानों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की घोषणा की है। इस बीच सूरत से उड़ीसा गए 25 श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य से उड़ीसा जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गई है। दूसरी ओर गुजरात के छात्र जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें 10 मई से राज्य में वापस लाया जाएगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मिजोरम में ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही ग्राम परिषदें लोगों के कल्याण, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की मदद करने में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं। राज्य और जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार ये ग्राम परिषदें लोगों द्वारा सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर निगरानी रखती हैं और संकट के इस दौर में लोगों की मदद करती हैं। ग्राम परिषदें सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाने के उपाय भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और मौजूदा तथा नई औद्योगिक इकाइयों की सहायता करने के लिए अनेक श्रमिक कानून 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिए हैं। राज्य सरकार ने जापानी कंपनियों से निवेश हासिल करने के लिए जापानी हेल्प डेस्क स्थापित करने और उन्हें उत्तर प्रदेश में व्यापार शुरू करने में मदद करने का भी फैसला किया है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार हाल ही में अधिनियम लेकर आई है, जिसके तहत कई प्रमुख श्रम कानूनों में 1000 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर छूट दी गई है। श्रम नियमों में सहूलियत को दिए जाने के बाद प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा निर्यात मामलों के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कल जापान के भारत में राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और कहा कि उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त संख्या में भूमि और कुशल श्रमिक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जापान के उद्यमियों की मदद के लिए प्रदेश में जापान हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। श्री सुजुकी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में विशेष रुचि जाहिर की और कहा कि जापान की सरकार ने चीन से अपना व्यवसाय दूसरी जगह स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की मदद के लिए $2 बिलियन से अधिक की राशि की मदद देने का फैसला किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम कर रहे लोगों की सेवानिवृत्ति आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। कोरोना महामारी के कारण राजस्व में नुकसान के कारण ये आदेश जारी किया गया है। इस बीच राज्य में कल 580 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 5409 हो गई है। इनमें से 3822 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने विशाखापत्तनम गैस लीक से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय ने हादसे को देखते हुए परामर्श जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 24 घंटे में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं। संयुक्त अरब अमारात से 360 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की 2 उड़ानें भारत पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संगरोध के लिए निजी होटलों, लॉज
और सर्विस अपार्टमेंट में ठहरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 2 लाख प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों को 200 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से वापस लाया गया। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू हो गया है। इस दौरान 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फंसे हुए लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की है। दुबई से हमारी संवाददाता ने बताया है कि पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे। वंदे भारत मिशन के दूसरे दिन खाड़ी देशों से लगभग 650 भारतीयों को स्वदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। लगभग 350 भारतीय दुबई से चेन्नई जाएंगे। 155 लोग रियाद से कोझिकोड और बहरीन से 150 से भी ज्यादा लोगों को कोची वापस भेजने की संभावना है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अन्य लोगों को भेजने में प्राथमिकता दी जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें ही भेजा जाएगा जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। संयुक्त अरब अमारात से 360 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की 2 विशेष उड़ानें कल रात केरल पहुंची। पहली उड़ान संयुक्त अरब अमारात में अबू धाबी से कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 10:13 पर पहुंची। इसमें 181 यात्री थे। दुबई से 182 यात्रियों के साथ दूसरी उड़ान रात 10:32 पर कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। हवाई अड्डे से कोविड-19 मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर कोविड-19 की जांच कराने के बाद राज्य के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों में भेजा जाएगा। जिला प्रशासन ने यात्रियों को क्वारंटीन केंद्रों तक पहुंचाने और उन्हें ठहराने के व्यापक प्रबंध किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों, संदिग्ध या संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के संगरोध के लिए निजी होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉज के उपयोग के बारे में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के असर के कारण होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉज बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं और जिन लोगों के पास घर में रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वे ऐसे केंद्रों में रह सकते हैं। इससे परिवार पर दबाव कम होगा, संबंधित व्यक्ति को सहूलियत होगी तथा परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस की संक्रमण से सुरक्षा होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार पृथकवास और आइसोलेशन केंद्र एक साथ नहीं होंगे। केंद्र के मालिक के पास विकल्प होगा कि वो अपना स्थल इन दोनों व्यवस्थाओं में से किसी एक के लिए दे सकेगा। इन केंद्रों में अटैच्ड वॉशरूम के साथ एक कमरे की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार के परामर्श से इसका किराया और सेवा प्रभार तय किया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के आरंभिक या हल्के लक्षणों वाले लोगों को आइसोलेशन केंद्र में रखा जाएगा। इन केंद्रों को संदिग्ध और संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों को अलग अलग रखने की व्यवस्था रखनी होगी तथा सुनिश्चित करना होगा कि इन दोनों श्रेणियों में कोई आपसी संपर्क न हो। संगरोध केंद्र के मालिक को 24 घंटों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था रखनी होगी। संबंधित डॉक्टर जिला निगरानी अधिकारी को इन केंद्रों में रखे गए लोगों की सूची तथा उनके स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार नमूनों के परीक्षण के लिए स्वीकृत प्रयोगशाला से संपर्क रखना होगा। पृथकवास और आइसोलेशन में रखे गए लोगों को किसी भी आगंतुक से मिलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि वे फोन पर बातचीत कर सकते हैं। उन्हें वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। रेलवे ने 1 मई से 200 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित की हैं, जिनसे लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 2 लाख प्रवासियों को वापस लाया गया है। 40 विशेष रेलगाड़ियां कल रवाना हुई। इनमें नई दिल्ली से रवाना हुई पहली रेलगाड़ी भी शामिल है, जिससे 1200 प्रवासी कामगारों को मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचाया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि 56 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां बुधवार को रवाना की गई थी। प्रत्येक विशेष रेलगाड़ी में 24 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 72 सीट, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रत्येक डिब्बे में
केवल 54 लोगों को बिठाया जा रहा है। बीच की बर्थ किसी यात्री को नहीं दी जा रही। श्रमिक विशेष रेलगाड़ी सेवा शुरू होने के बाद से गुजरात से सबसे अधिक प्रवासी कामगारों को भेजा गया है। इसके बाद केरल का स्थान है। गंतव्य राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हैं। रेल मंत्रालय ने 5,231 रेल डिब्बों को कोविड देखभाल केंद्रों में परिवर्तित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इन डिब्बों का इस्तेमाल कोविड मरीजों को रखने के लिए किया जा सकता है। कोविड देखभाल केंद्र बनाने के लिए 215 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। इन 215 स्टेशनों में से 85 स्टेशनों पर रेलवे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगा। वहीं बाकी बचे हुए 130 रेलवे स्टेशन राज्यों के अनुरोध पर दिए जाएंगे, बशर्ते वह आवश्यक दवाइयों सहित स्वास्थ्य कर्मी मुहैया कराने को तैयार हो। रेलवे कोविड देखभाल केंद्रों की सुरक्षा, भोजन व्यवस्था, बिजली और पानी की जिम्मेदारी लेगा। इसके अलावा रेलवे कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने 2,500 डॉक्टर और 35,000 पैरामेडिकल कर्मी तैनात करेगा। किसी भी आपात स्थिति में रेलवे अपने 33 अस्पताल और 5,000 बिस्तरों की सुविधा सहित 17 अस्पताल तैयार रखेगा। राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खास तौर पर कोविड के लिए तैयार किए गए डिब्बे आवंटित करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 70 लाख टन अनाज ले चुके हैं। ये 3 महीने के लिए आवंटित कुल अनाज का लगभग 58% है। योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक राज्य अप्रैल 2020 का कोटा ले चुके हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश पूरे 3 महीने का अनाज कोटा ले चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने सुझाव दिया कि लोग घर में परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और योगाभ्यास करें। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family and yourself. वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोरोना से देश में मृत्यु दर काफी कम है और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल है वहां मिले, अपनी जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो इसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:25 पर हिंदी और अंग्रेजी में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटोचा के साथ फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए भी सवाल भेजे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। सोशल मीडिया पर खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने जूम ऐप के विकल्प रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नमस्ते ऐप का बीटा वर्जन आरंभ किया है। ये खबर फर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये खबर बिल्कुल झूठी और निराधार है। सरकार ने ऐसा कोई ऐप जारी नहीं किया है। नागरिकों से अपील की जाती है कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। भारतीय स्टेट बैंक ने रेपो दर से जुड़े आवास ऋण की दरों में
30 आधार अंकों की वृद्धि की है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उधार लेने वालों तथा रियल्टी कंपनियों के बढ़े ऋण जोखिमों को लेकर बाजार संकेतों के बीच ये कदम उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बैंक ने अचल संपत्ति के एवज में लिए जाने वाले व्यक्तिगत ऋण पर भी ब्याज दर 30 आधार अंक तक बढ़ा दी है। स्टेट बैंक के इस कदम के बाद अन्य बैंक भी इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ने बृहस्पतिवार को अपनी उधारी दर में 15 आधार अंकों की कटौती की थी। बाद में कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR से जुड़ी आवास ऋण की दरें भी कम हो गईं। ज्यादातर आवास ऋण रेपो दर या MCLR के आधार पर दिए जाते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने केरल में कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक चैम्बर स्थापित किया है। DRDO ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 7 अप्रैल को कीटाणुनाशक चैम्बर लगाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों पर नजर डालते हैं सिद्धार्थ के साथ। जी हां चंद्रिका, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो आज प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने वंदे भारत योजना के तहत दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के व्यापक अभियान को सुर्खियों में दिया है। हिन्दुस्तान ने महाअभियान शीर्षक के साथ लिखा है, 7 दिन के अभियान में 12 देशों से 64 विमानों द्वारा 14,800 लोग भारत वापस आएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बंद रासायनिक संयंत्र को चालू करते ही हुए गैस रिसाव से हुए बड़े हादसे की खबर सभी अखबारों ने विस्तार से दी है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इस बयान को अहमियत दी है कि देश आज प्रत्येक भारतवासी के जीवन को बचाने और संकट में घिरे लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। संक्रमण के चलते सरकार सिर्फ MSME ही नहीं बल्कि सभी सेक्टरों के लिए व्यापक राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। ये खबर दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर है। स्वास्थ्य कर्मियों पर रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए आयुष और आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग पर परीक्षण की खबर भी अखबारों में है। अमर उजाला ने लिखा है, महाराष्ट्र और गुजरात में बढ़ रही है मृत्यु दर। बंगाल में संक्रमण के मुकाबले मौतों की संख्या ज्यादा। दिल्ली में अब तक के सर्वाधिक 448 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, लिखता है दैनिक जागरण। राष्ट्रीय सहारा ने विशेष आलेख में आंकड़ों के साथ लिखा है, तापमान के तराजू पर नहीं तौला जा सकता कोरोना का व्यवहार। अखबार WHO के अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी के बढ़ने से कोरोना वायरस के मरने की पुष्टि नहीं होती। हालांकि इस वायरस के व्यवहार पर शोध अभी जारी है। देश के सभी IIT और NIT में दाखिले की प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 23 अगस्त को आयोजित होगी। अखबार लिखते हैं 6 सितंबर को परिणाम और नया सत्र 19 अक्टूबर से शुरू होगा। 17 मई के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा और ग्रीन जोन में स्कूली गतिविधियां शुरू करने की गतिविधियां गर्मी की छुट्टियों के बाद शुरू करने के मंत्रालय के विचार को भी अखबारों ने दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने विशाखापत्तनम गैस लीक से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्रालय ने हादसे को देखते हुए परामर्श जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पिछले 24 घंटे में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं। संयुक्त अरब अमारात से 360 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की 2 उड़ानें भारत पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पृथकवास के लिए निजी होटलों, लॉज और सर्विस अपार्टमेंट में ठहरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 2 लाख प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों को 200 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से वापस लाया गया। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।